हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर लिया। वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबका एप्लीकेशन क्या था? इन सब प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद आप क्या निकाल सकते हो कि किसी सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है, कैसे? मोलर मास निकाल के, राइट। एग्जाम्पल देखो एक, उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या बताया था? के बी इंटू में एम। अब एम फॉर मोलैलिटी, क्या फॉर्मूला बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। के बी, इसका फॉर्मूला खोल दो, आप एम बी निकाल सकते हो अगर आपको डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट पता है। ये भी पता है, ये भी अगर आपको कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, अगर ये पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही क्वालिटी थी, आप क्या निकाल सकते हो? कौन सा सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ऐसा सोल्यूट जो आपको पता भी नहीं है वो निकाल सकते हैं, है ना, ये पता होगा। ऐसे ही एम बी डेल्टा टी एफ से भी निकाल सकते हैं, के एफ इंटू में एम बी अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में एम में। फिर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। इस फॉर्मूला में सी क्या था? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला खोल दो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक। आर टी बाई वी, एम को उधर ले जाओ। कहने का मतलब मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से भी निकल सकता है, तो सारी चीज़ों से आप निकाल सकते हो मोलर मास। पर आप सब एक चीज़ नोट करो, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, मोलर मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, मोलर मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर के भी मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास उसके इन्वर्सली है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और है, ये देखो एग्जाम्पल देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसका मोलर मास क्या था? कम, और दोनों की अमाउंट सेम डाली गई थी। इसका मोलर मास क्या है? कम, जबकि इसका मोलर मास क्या है? ज़्यादा। तो जिस चीज़ का मोलर मास ज़्यादा होगा उसमें बॉइलिंग, उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आ रही है। जिसका मोलर मास कम है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है? बड़ी। तो क्या पता चला? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हमने क्या देखा, कई बार किसी सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड किया, पता भी नहीं कौन सा, तो हम देख लेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, उससे हम निकाल लेंगे मोलर मास, जिससे पता चल जाएगा वो सोल्यूट कौन सा था, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट कई बार क्या देखा कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट से जो हमने मास निकाला ना, जितना उसका एक्चुअल मास था उससे डिफरेंट आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या? या तो जो आपने सोल्यूट डाला है वो डिसोसिएट कर गया होगा, या जो सोल्यूट डाला है उसके कुछ पार्टिकल क्या कर गए होंगे? एसोसिएट। दैट मीन ये सोल्यूशन आइडियल नहीं है, पहली बात तो ऐसा तब होता है जब सोल्यूशन नॉन आइडियल हो। एक आइडियल सोल्यूशन जब भी होगा, ध्यान रखना, जब जब एक आइडियल सोल्यूशन होगा उस टाइम पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना होना चाहिए उसकी वैल्यू उतनी ही आती है। पर अगर कोई पार्टिकल अंदर जाने से डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है तो इसका मोलर मास जो हम सोच रहे हैं जितना होना चाहिए उससे डिफरेंट आता है, ठीक है। अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है, ओके। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इससे हम क्या निकालते हैं? मोलर मास निकालते हैं सोल्यूट का, ठीक है। जब नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन अकर्स, वी कैलकुलेट नॉर्मल मोलर मास। ये मास के नीचे मैंने कैलकुलेटेड लिख दिया कि यहाँ से जो मास आएगा ना वो मास है जितना हमने सोचा था। जैसे मान लो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। तो अगर ग्लूकोज है वो पानी में जा रहा है, उसमें ना तो डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन है, तो उसमें जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उससे आप जो मोलर मास निकालोगे ना वो 180 ही आएगा। क्यों आया? क्योंकि इसमें ना डिसोसिएशन हुआ था ना एसोसिएशन हुआ था। दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम मोलर मास निकालते हैं, अगर उसमें ना डिसोसिएशन एसोसिएशन हो तो वो नॉर्मल निकलेगा, बिल्कुल करेक्ट निकलेगा।
परंतु हमने क्या देखा, काफ़ी बार क्या होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से पर हमने क्या देखा, एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन हो गया, जैसे नमक का डिसोसिएशन हो जाता है, तो उस केस में जो मोलर मास है, अगर जो आना चाहिए उससे या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो जो हम मोलर मास निकालेंगे वो क्या आएगा, एबनॉर्मल, उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोला मैंने, अगर कोई सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करता है सॉल्वेंट में जाने के बाद, तो उसमें जितना हमने सोचा था ना इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो होता नहीं है, वो अलग होता है। तो अगर वही वैल्यू, मान लीजिए कि एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 से बढ़ना चाहिए था, पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से ना बॉइलिंग पॉइंट 0. या तो 7 बढ़ गया या 0.4 बढ़ा। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी तो उससे जो मोलर मास निकालोगे वो कैसा आएगा, ऑब्वियसली अलग आएगा। तो हम उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो, व्हेन मोलर मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी, अगर उससे अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाए तो उससे जो मास निकलेगा वो भी डिफरेंट निकलेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जितने हमने एक्सपेक्ट की थी उससे अलग होगी, उसकी वजह से मोलर मास भी अलग आ जाएगा। हमने सोचा था किसी का मोलर मास 180 आएगा, पर वो तो 180 से ज़्यादा या कम आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस नकली मास को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ये लिखे मैंने रीज़न। सोल्यूशन जब नॉन आइडियल हो या डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए तो ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखो डिसोसिएशन का, KCl पानी में जाके 2 आयंस में टूट जाता है, तो ये हो गया ना डिसोसिएशन। इससे जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, जो सोचा था उससे ज़्यादा आएगा, तो मोलर मास भी ज़्यादा है, डिफरेंट आएगा। एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। एसोसिएशन का एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये पानी में जाके तो डिसोसिएट होता है, पर बेंजीन में जाके इसके 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे। इसका इतने का वजन होता है 60, बट क्योंकि 2 मॉलिक्यूल डाइमर यानी 2 यूनिट एक साथ रहते हैं, इस वजह से इसका जो मास है वो 120 आता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आएगी, इसकी वजह से मास भी क्या आएगा, अलग। मैं सारा रिपीट कर रही हूँ। आपने एक सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया, तो आपने सोचा था बॉइलिंग पॉइंट 0.5 वैल्यू से बढ़ेगा, पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कुछ और ही बढ़ा, तो उसका जो मास निकालोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मास निकाल सकते हो ना, वो भी क्या आएगा, डिफरेंट। तो जो एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे तो मास सही निकलेगा, पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ही अलग आएगी, तो उससे जो मोलर मास होगा वो क्या निकलेगा, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक एग्जांपल से समझो इस बात को। किसी चीज़ का जो मास है, किसी का मास 18 ग्राम आना चाहिए, अब क्लियर हो जाएगा, पर उसका मास 17 ग्राम आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मास कम क्यों आ रहा है? इसका मतलब कि जो पार्टिकल डाला था वो क्या हो गया होगा, डिसोसिएट, इस वजह इसका मास क्या आ रहा है, कम। इस वज़न को जो आना चाहिए उसे बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, है ना? कैसे कैलकुलेट करते हो, मान लो CH4 है तो कैसे कैलकुलेट करते हो, कार्बन का 12 हाइड्रोजन ऐसे ऐड करते हो ना। तो इस वज़न को नॉर्मल को बोलते हैं कैलकुलेटेड। अब आगे आएगा ये, नॉर्मल को क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास। अब नॉर्मल हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट से निकाला। हमने पहले उसको पानी में डाला, फिर देखा उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, उसके बाद हमने उसका मास निकाला, वो गलत आया। कौन सा आया, एबनॉर्मल, क्योंकि ये हमने क्या किया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखना। अब एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड का मतलब है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो देखा। कैलकुलेटेड मतलब जो हम हाथ से करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक। तो एक बात बताओ, किसी का वज़न 18 आना चाहिए और वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या होगा, मिस्टेक हुई ना। तो ये नॉर्मल मोलर मास और ये क्या है, एबनॉर्मल। अब कितने की इसको इससे डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आ रही है, 2। अगर इस 2 नंबर को, ये जो 2 आया, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में, इन्हीं फॉर्मूला में पहले ही यहाँ पुट कर देते कहीं पे, अभी बताऊँगी कहाँ। अगर ये पहले ही पुट कर देते तो ये मास कैसा आता, करेक्ट नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का
जो ये रेशो है, इस नंबर, ये है मिस्टेक कि कितना एरर आ रहा है। तो इस नंबर को अगर पहले ही अपने फॉर्मूलाज में हम प्लेस कर देंगे तो वहाँ से जो मास निकल के आएगा वो नॉर्मल आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना ये सब। इसे वेंट होफ ने बताया था, वेंट होफ। तो ये इसका सिंबल है आई। आई क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल। तो ये करेक्शन फैक्टर है। व्हाट इज़ आई, इट इज़ अ करेक्शन फैक्टर। इन दोनों का जो रेशियो है उस नंबर को हम पहले ही अपने फॉर्मूला में रखेंगे। देखो रख के देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज थे हमारे पास। सबसे पहले पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या था, पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, किसके इक्वल था, के बी इंटू में एम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ये डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर पाई बराबर सी आर टी। इन सब में मोलर मास किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ना जहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है, ये और ये। इन कंसंट्रेशन वाले टर्म्स के आगे करेक्शन फैक्टर आप पहले ही लगा दो, आई। ध्यान रखना मैंने इस साइड नहीं लगाया, जहाँ पे मोलैरिटी या कंसंट्रेशन का टॉपिक है ना वहाँ लगाया। तो करेक्शन फैक्टर को पहले ही लगा दोगे तो यहाँ से जो मोलर मास निकल के आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ध्यान रखना ये मॉडिफाइड फॉर्म है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रही हूँ, बिना आई की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज हैं, आई लगाने से यह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसने दी थी, वेंट होफ ने। क्योंकि वो क्या है, करेक्शन फैक्टर है जिससे आप अपना मोलर मास क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आपको एक बात और पता होना चाहिए, आई क्या था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। नॉर्मल को हम क्या बोलेंगे साथ में, कौन सा मास, कैलकुलेटेड मास। और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड, राइट। अभी मैंने क्या बताया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि कौन सा मास है ये, कैलकुलेटेड यानी नॉर्मल मास। तो ये इसके आगे लिख दो कैलकुलेटेड, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे पुट करते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। मास ऑब्जर्व्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड। अब देखो नॉर्मल मोलर मास जो है कैलकुलेटेड, उसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, कैलकुलेटेड। और इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, ऑब्जर्व्ड। इसको मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे आ गया, क्या आया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव। अब आई का एक और फॉर्मूला बन गया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपॉन में कैलकुलेटेड। इसका क्या मतलब है, ये वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने रियल में चेक किया, और ये वो है जो मैंने सोचा था। सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट मिलाया, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने सोचा तो था 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वो है जो मैंने सोचा था 0.5, पर असल में इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.7 लेवल से बढ़ा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर 0.7 नीचे 0.5। भैया ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने रियलिटी में चेक किया, और कैलकुलेटेड जो मैं मान के चल रही थी भाई इतना ही बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, राइट। तो आई के दो फॉर्मूलाज बन गए आपके। आई क्या होता है, वेंट होफ फैक्टर। ये देख लो, वेंट होफ फैक्टर आई, ये क्या होता है, इट इज़ अ करेक्शन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल मोलर मास। सही मास निकालने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की इन्वर्सली है, तो कैलकुलेटेड वाला मोलर मास ये वाला कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इन्वर्सली, ऑब्जर्व्ड किसके, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो मैंने पूरा पुट कर दिया। तो इसके दो फॉर्मूले बन गए आई के। इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल, देखो ये लिखा नॉर्मल अपॉन में एबनॉर्मल। और ये किसका रेशियो है, इट इज़ डिफाइंड एज द, इसको ठीक कर लेना अपने, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑब्जर्व्ड टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने ऑब्जर्व की, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा अपॉन में जितना मैंने सोचा था। यहाँ ये दोनों चीज़ें ठीक कर लेना नोट्स में, ओके। अब हम बात करेंगे आई की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। अब एक बात बताइए,
अगर किसी का वज़न 18 आना चाहिए पर आ 9 रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर बड़ा आएगा ना 1 से। तो देखो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, खुद सोचो किसी चीज़ का किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो गया यानी कम हो गया वजन, तो उसका एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से क्या होगा, कम नहीं होगा। मान लीजिए कोई सॉल्ट है, उसका डिसोसिएशन हो गया तो उसका जो रॉन्ग मोलर मास है वो नॉर्मल से क्या होगा, कम, क्योंकि वो टूट गया। तो आई क्या होगा, नॉर्मल अपॉन में एबनॉर्मल। डिनोमिनेटर छोटा है तो आई की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। एसोसिएशन का केस देख लो, जैसे ये एसोसिएट हो गए डाइमर के फॉर्म में। तो अगर कोई चीज़ जुड़ गई, इसका वज़न अकेले का 60 है पर लेकिन नॉर्मल 60 है, पर एसोसिएट होने की वजह से इसका एबनॉर्मल मोलर मास जुड़ गया ना, तो 120 हो जाता है। तो एबनॉर्मल नॉर्मल से बड़ी वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर 60 अपन में 120, वैल्यू कैसी आएगी, 1 से छोटी। तो आई की वैल्यू 1 से छोटी, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार। डिसोसिएशन में आई बड़ा होगा या छोटा 1 से, और एसोसिएशन में आप पुट करके देखना, समझ जाए। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, किसी सोल्ट की आई की वैल्यू 0.3 है, किसी सोल्ट की आई की वैल्यू 0.5 है, तो बताओ इनमें डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ। आई की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, इसका मतलब कि इन दोनों में क्या हुआ होगा, एसोसिएशन। अगर किसी की आई की वैल्यू 1.3 है और किसी की आई की वैल्यू 1.5 है, तो इन दोनों में क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन। ठीक, आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, पर ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, किस में ज़्यादा डिसोसिएशन हुआ होगा, जिसकी आई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसमें डिसोसिएशन भी क्या होगा, मोर। और एक चीज़ और, ऐसे सोल्ट जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं उनमें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितने पार्टिकल टूटे वही आई की वैल्यू है। KCl 2 में टूटता है तो आई की वैल्यू 2 होगी, क्वेश्चन करेंगे सब समझ आएगा। इसमें 3 आयन है, Mg2 प्लस Cl के 2 आयन निकलेंगे, टोटल आयन कितने हो गए, 3। तो जितने आयन उतनी ही आई की वैल्यू होगी। ठीक, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 3, 2 के 1 SO4, तो I3। इसके अंदर देखो 4, 3 के, और ये पूरा का पूरा एक अकेला टूटेगा, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी है, 4। ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ओके, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, नहीं नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, ये ठीक कर लेना। ओके।